नमस्ते, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हमने लास्ट जो 3 वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था मांग, मांग की लोच, पूर्ति और पूर्ति की लोच, और हमारे बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारे क्लियर हो गए। अब जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप को करेंगे तो हमें और भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि वाकई में जो हमने चीजें पढ़ी है वो क्वेश्चन आंसर में सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही, और हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है कि संबंधित वस्तुओं में आड़ी या तिरछी मांग होती है। ठीक है, आड़ी या तिरछी मांग का संबंध संबंधित वस्तुओं से होगा, या तो पूरक वस्तु होगी या वो स्थानापन्न वस्तु होगी। तो इनका संबंध होता है एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की कीमत पर, एक वस्तु की मात्रा का दूसरी वस्तु की मात्रा पर, यह आ जाएगा एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा पर, या एक वस्तु की मात्रा का दूसरी वस्तु की कीमत पर। तो किस पर आएगा बच्चों? तो हमने पढ़ा था एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे हम क्या बोल रहे हैं? आड़ी या तिरछी मांग बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज भले बड़ी है, लेकिन अपन ने जब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा या हमने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा तो ये जो क्वेश्चन होता है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते बच्चों। फिर नेक्स्ट देखो, दो पूरक वस्तुओं का मांग वक्र होता है। संबंधित वस्तु में पूरक वस्तु आ रही है तो इनका जो मांग वक्र होगा वो कौन सा होगा? ऋणात्मक ढाल का होगा। और इसी का अगर अपन अपोजिट देखें तो जो स्थानापन्न वस्तु होगी उनका क्या होगा? धनात्मक होगा। हमने बनाया था इनका स्लोप जो आया था वो क्या आ रहा था? ऋणात्मक आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, मांग वक्र का ढाल किस स्थिति में धनात्मक होता है? मतलब आपको अगर मांग वक्र का ढाल धनात्मक हो जाए, इसका आशय क्या हो जाएगा छात्रों? इसका आशय साफ साफ है कि इसका मतलब जो दोनों वस्तु हैं, जो दोनों अक्ष हैं वो एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ घट रहे हैं, यानी कि मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। कीमत अगर बढ़ रही है तो मात्रा भी बढ़ रही है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। ठीक है ना, तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ये वाली चीज बात आती है। नेक्स्ट आ रहा चौथा क्वेश्चन, गिफिन वस्तुएं होती है ना। तो गिफिन वस्तुओं में हमें क्वालिटी मानी को किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो तुलनात्मक रूप से देखें तो हम निम्न स्तरीय घटिया वस्तु होती है ना, तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो निम्न स्तरीय वस्तु आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा आप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, एंजिल वक्र किस संबंध को दर्शाता है? तो एंजिल वक्र जो आ रहा था, जो अपन ने आय मांग पढ़ी थी, जब अपन ने मांग के प्रकार देखे थे, कीमत मांग, आय मांग और फिर आड़ी या तिरछी मांग देखी थी, तो बच्चों वो जो अपने आय मांग आ रहा था वही जो प्रतिपादन किया था वो एंजिल ने किया था, प्रोफेसर एंजिल ने। तो जो एंजिल वक्र आता है वो उपभोक्ता की आय और मांग मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये आ जाएगा एंजिल वक्र किस संबंध को दर्शाता है? तो वो आपका आ जाएगा आय और मांग को दर्शाता है। नेक्स्ट आ रहा है, सामान्य वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र यानी सामान्य आय वक्र कैसा होगा? देखो अपन ने जब आय मांग पढ़ी थी तो अपन ने वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो सामान्य वस्तुएं या श्रेष्ठ वस्तुएं, और एक आ रहा था अपनी निम्न स्तरीय वस्तुएं। जो सामान्य वस्तुएं आ रही थी यानी कि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो वह सामान्य वस्तुओं की मांग को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा, है ना। और ये आय कम होने पर उन मांग को क्या कर देगा? वह कम कर देगा। तो अपन को दे रखा है सामान्य वस्तु, और सामान्य वस्तु की कंडीशन में क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वह मांग को क्या करेगा? कम करेगा। सॉरी, उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वह उस वस्तु की मांग को बढ़ाएगा, और उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाएगी तो उस वस्तु की मांग को क्या करेगा? कम कर देगा। तो इसी कंडीशन में जो सामान्य वस्तुएं आ रही है ना, उनके लिए जो अपना जो वक्र होगा वो कैसा होगा? धनात्मक ढाल का होगा, यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग को बढ़ाया जाता है, उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग को कम किया जाता है। यानी कि ये आपका जो धनात्मक ढाल होगा, अपन ने पूर्व वाली कक्षाओं में ये पढ़ा था, उपभोक्ता की हमने आय ली, वह इतनी क्वांटिटी को ले रहा है, आय बढ़ जाती है तो वह क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु के लिए एंजिल वक्र का ढाल कैसा होता है? बेटा ठीक क्वेश्चन जो अपन इसमें देख रहे थे वो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक विपरीत आ जाएगा। यार निम्न स्तरीय वस्तु के लिए एंजिल वक्र, एंजिल वक्र का मतलब वो आ जाएगा आय मांग वक्र। तो निम्न स्तरीय वस्तु में क्या होगा? जो उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वह घटिया व निम्न स्तरीय की मांग को क्या कर देता है? कम कर देगा, मतलब विपरीत रिलेशन आ रहा। तो हमने पढ़ा था, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार के बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप। अब बच्चों किसको मान लिया स्थिर? कीमत को स्थिर मान लिया गया, ठीक है ना। ये हमने जो आंसर आया था वो ऋणात्मक आया था। हाँ, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप। अब अन्य तत्वों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है? मांग का बढ़ना। तो मांग का बढ़ना क्या कहलाएगा? तो वो क्या आ जाएगा? मांग में वृद्धि। हमने पढ़ा था ये क्या पढ़ा था? वस्तु की कीमत है ना इतनी, यानी कि आपका ये मांग वक्र, अब कीमत इतनी है ना, और अगर मांग बढ़ जाती है तो ये जो आ रहा है आपका है ना, यानी कि मांग वक्र कितना हो जाएगा? दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? मांग में वृद्धि हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? अब आपको थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, है ना, अब अन्य तत्व स्थिर है और कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है ना। अभी अपन ने ऊपर क्या देखा था, कीमत स्थिर थी और अन्य तत्वों में परिवर्तन था, और यहाँ क्या आ रहा है, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, यानी कि अन्य तत्व स्थिर और कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है। तो छात्रों वो क्या आ जाएगा, पूर्ति में विस्तार। ठीक है ना, ये आंसर यहाँ आ जाएगा इसके साथ में। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये आ रहा है, निम्न में से स्थानापन्न वस्तु है। बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो वो साफ साफ होंगे। और बच्चों सरल क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करना। यदि कंपटीशन एग्जाम में आप सरल क्वेश्चनों को गलत करते हैं तो ये मानकर चलिए आपको 2 कठिन क्वेश्चनों को सही करना है। इसलिए ये ध्यान रखें कि सरल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुए। तो निम्न में से स्थानापन्न वस्तु है, अपन को दे रखा है स्थानापन्न वस्तु है ना। स्थानापन्न वस्तु मतलब वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है, यार स्थानापन्न वस्तु, सॉरी, एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जाती है। पेन और शाही, कार और पेट्रोल, टेबल और गाय, और चाय और कॉफी। देखो बेटा, पेन और शाही क्या हो जाएगा, है ना, साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है, पूरक वस्तु हो गई, ये नहीं हो सकता। कार और पेट्रोल साथ साथ प्रयोग में लाए जाएंगे, ये नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट आ रहा टेबल और गाय। अब बेटा टेबल और गाय का कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी, स्वतंत्र वस्तु आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाय और कॉफी, यानी कि कॉफी के स्थान पर चाय और चाय के स्थान पर कॉफी का हम कम या अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आ रहा है, मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर, आय लोच ऋणात्मक है ना, जैसे जैसे आय घटती है तो वस्तु की मात्रा होती है। अब बच्चों देखो, मांग की आय लोच क्या दे रखी है अपन को, ऋणात्मक, यानी कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आय अगर घटती है, अपन को क्या दे रखा, आय घटती है तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, है ना, यानी खरीदी गई मात्रा क्या करेगी, बढ़ती है। नेक्स्ट, पूर्णतया लोजदार मांग होने की स्थिति में मांग वक्र होगा। पूर्णतया लोजदार, पूर्णतः शब्द आ रहा है, पूर्णतः शब्द जैसे ही आता है हमको ये पता पड़ जाएगा या तो वक्र ओ एक्स अक्ष के समांतर है या वो ओ वाई अक्ष के समांतर है। तो हमें दे रखा है कि पूर्णतः लोजदार मांग होने की स्थिति में क्या होगा, तो पूर्णतः शब्द दे रखा और वो भी लोचदार, यानी कि मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। पिछली क्लास में आपको ये वाली बात बताई गई थी कि ये जो शब्द आ रहा है वो मांग से रिलेटेड करना है, यानी कि मांग में बिल्कुल सारा सारा परिवर्तन आ रहा है, वो मांग में आ रहा है। यानी कि ये वस्तु की कीमत है, कीमत यथावत या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, या तो मात्रा बढ़ जाए या घट जाए। तो आपका जो मांग वक्र होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो ओ एक्स अक्ष के समांतर या क्षैतिज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्षैतिज या ओ एक्स अक्ष के समांतर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, अगला क्वेश्चन, कब मांग की लोच की प्रतिशत विधि का प्रतिपादन किसने किया। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, मांग की लोच की विधियां अलग थी, वो 5 विधियां हैं, वो एक प्रकार से आपके आंसर है, वो आपके मान है, लेकिन उनको उन आंसर को लेके कैसे आए, है ना। तो सभी जनों ने, अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और अपने अपनी विधियों का प्रतिपादन किया। तो यहां दे रखा प्रतिशत विधि का प्रतिपादन किसने किया, मार्शल, प्रोफेसर जे एन रॉबिन्सन, फिर पीगू और फिर फ्लक्स, है ना बेटा, जे बी रॉबिन्सन तो होगा। हाँ, अपन को आंसर से देखना है, आपको देखना है प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोफेसर फ्लक्स। नेक्स्ट आ रहा, आयताकार अति परवलय वक्र होने पर मांग की लोच होगी। कोई भी वक्र यदि आयताकार अति परवलय होता है या आयताकार अदिंद्र होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपर अगर बोला है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मांग की लोच होगी बेटा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी, यानी कि आपकी मांग की लोच इकाई के बराबर है। निम्न में से किस कारण से मांग का नियम लागू नहीं होता है। आपको बोला था आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है, आप केवल पॉइंट याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बच्चों हमने 4 पॉइंट बताए थे, सीमांत उपयुक्त हास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कम कीमत पर नए क्रेताओं की संख्या। 4 पॉइंट बता दे, 4 पॉइंट को याद करना है। हम देखें अब आंसर इसके क्या देखो, ऑप्शन में सीमांत उपयुक्त हास नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, सम सीमांत उपयुक्तता नियम और आय प्रभाव। अब देखो बच्चों, सीमांत उपयुक्त हास नियम आपका सही है ना, ये आपका सही है, और आय प्रभाव से ये दे रखा सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, जो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखे नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करनी आपको। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा नहीं आ रहा है उसे स्पेशली आप अंडरलाइन कर दें और ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन को सही गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है तो पूर्ति मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। तो कीमत और पूर्ति मात्रा में रिलेशन क्या है, सीधा सीधा रिलेशन है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा यदि अगर कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब ये दे रखा है कि कीमत में 10% की वृद्धि होती है और पूर्ति मात्रा में 25% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की लोच ज्ञात करनी। अब बच्चों देखना, अपन ने जो सूत्र बताया था वो आपका जो सूत्र क्या आ रहा था, और ये वाली बात आपको बोली गई थी बार बार, ये आ रहा ES आ रहा, ठीक है ना। जिसमें पहले परिवर्तन हो रहा बटा के नीचे लिखना है, जिसमें बाद में परिवर्तन हो रहा बटा के ऊपर लेना। तो कीमत के परिणाम स्वरूप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब कीमत में 10% परिवर्तन आ रहा है और पूर्ति मात्रा में आ रहा है 25%। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे वो आ जाएंगे 2.5 और वो हो जाएगा इकाई से अधिक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकाई से अधिक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल देख के और आप घबरा जाए, ना। क्वेश्चन बहुत सरल है, सूत्र बहुत इजी है। सूत्र की स्थापना अगर याद नहीं रहती है, फर्स्ट सूत्र और लास्ट सूत्र याद रखें, सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन। जब अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, अब बेटा स्थिर ये ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अंडरलाइन कर दो चाहे, जो क्या चीज स्थिर है और किसमें परिवर्तन आ रहा है। तो ये दे रखा है उनको, अन्य तत्व क्या दे रखा है, स्थिर दे रखा है, और कीमत के बढ़ने पर आपकी जो कीमत हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर क्या पूछ रहा है कि कीमत के बढ़ने पर निम्न में से कौन सी स्थिति होगी जब पूर्ति मात्रा बढ़े। तो आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, ठीक है ना। ये अगर नहीं भी होता है तो भी अपन को पता चल जाता है कि अन्य तत्व के स्थिर रहने पर कीमत के बढ़ने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब कीमत के परिणाम स्वरूप यदि मात्रा में परिवर्तन होता है तो बेटा वो क्या कहलाएगा, विस्तार या संकुचन आएगा। तो यहाँ पूर्ति में विस्तार हुआ है ना, और पूर्ति में विस्तार होने का मतलब देखो कंडीशन और अच्छी डाल रखी है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, उसमें एक चीज और मेंशन की गई है, यदि ऐसा होता है तो वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ रही है तो क्या स्थिति हो जाएगी बच्चों, है ना। ये आपकी कीमत है, ये आपकी कोई भी क्वांटिटी अपन सप्लाई कर रहे हैं, आपकी कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, हम एक ही पूर्ति वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं, यानी कि पूर्ति वक्र पर और किधर जा रहे हैं, फर्स्ट में अपन यहाँ थे, अब कीमत बढ़ गई तो हम कहाँ चले गए बेटा, दाईं ओर चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखें पूर्ति वक्र पर आएगा बेटा ना, पूर्ति वक्र कहाँ, दाईं ओर, पूर्ति वक्र पर दाईं ओर, ठीक है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसा नहीं दाएं आया और फटाफट दाईं ओर लगा दिया, ये आ रहा पूर्ति वक्र का दाईं ओर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पूर्ति वक्र पूरा पूरा शिफ्ट हो रहा है ना। तो हमको ये देखना है कि जब विस्तार और संकुचन की स्थिति में एक ही वक्र पर गति होती है तो पूर्ति वक्र पर दाईं ओर गति हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मांग की लोच की माप की कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका आ जाएगा मार्शल। फिर नेक्स्ट आ रहा, जब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ता है। देखो रिलेशन देखना ध्यान से, हर जगह मात्रा नहीं आ रहा है, आपको दे रखा है वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ता है, इस स्थिति में मांग की लोच होगी। तो बच्चों आपको बता रखा है जब दोनों ही कीमत और कुल व्यय जब एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी, वो बेटा क्या होगी, इकाई से कम होगी, है ना। तो यह आ जाएगा इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, शून्य और इकाई से कम, तो आपका आंसर हो जाएगा इकाई से कम। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, हाँ चलो अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन। जब वस्तु की कीमत 8 रुपए होने पर कुल व्यय 150 रुपए, यानी कि वापिस बच्चों आपको एक तरफ कीमत दे रखी है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय दे रखा है, कीमत 8 रुपए, कुल व्यय 150 रुपए, कीमत के बढ़कर कीमत बढ़ रही है ना, तो ये हमने कीमत को बढ़ाया होने पर कुल व्यय 120 रुपए हो जाता है। तो बेटा पहला 150 था, है ना, अब आपका जो कुल व्यय था, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, वो आपका क्या हो गया, 150 से लेके 120, यानी कि वो क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो कीमत तो बढ़ गई और आपका कुल व्यय क्या हो गया, 120, यानी कि पहले से कट गया। अब दोनों में क्या आ रहा है, विपरीत रिलेशन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी मांग की लोच होगी वो क्या होगी, है ना, जो आपकी मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी, यानी कि इकाई से अधिक, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग के अधिक हो जाने पर कीमत होगी। अब देखना कंडीशन समझना, बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की तुलना में ना, जब अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, ऐसी स्थिति में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत कठिन है, जबकि बहुत इजी होता है। तो बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, आपके पास सप्लाई भी दे रखा है, आपके पास डिमांड है
और पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, तो क्या होगा? मांग, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है और डिमांड अगर बढ़ती जा रही है, तो वस्तु की कीमतें क्या हो जाएगी? पहले से अधिक, यानी कि पहले से बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में किसी वस्तु की मांग के स्थिर रहने पर, है ना, वस्तु की पूर्ति, अब देखो यहाँ पर परिवर्तन लेके नहीं आया, लेकिन मांग को क्या मान लिया? स्थिर मान लिया, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो सीधा अपन कीमत को देख के और अनुमान लगा सकते हैं, पूर्ति को देख के कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वस्तु की पूर्ति के बढ़ने पर, अब बच्चों वस्तु की पूर्ति बढ़ रही है, यहाँ ध्यान दो केवल, अब वस्तु की पूर्ति बढ़ रही है, अब जब सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज मार्केट में आ जाती है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कीमत क्या होगी? घटेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ, ओह बहुत इजी क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है, यानी कि साथ साथ, यानी कि एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं होता है ना। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं, बाइक और पेट्रोल हो गया, दाएं बाएं पैर के जूते, मोजे, सैंडल, सारी चीजें आगे बच्चों, है ना। तो जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है, तो क्या कहलाती है? एक साथ अगर कहेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पूरक वस्तुएं हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आ रहा है, पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र होता है। अब शब्द आ गया बच्चों पूर्णतया, शब्द क्या आ गया? पूर्णतया, और वो भी बेरोजगार। इसका मतलब मांग मात्रा में बिल्कुल भी लोच नहीं, यानी कि मांग मात्रा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं। जैसा कि हम देखते हैं ना, ये आपकी कीमत है, ये मात्रा है, कीमत कम हो गई फिर भी मात्रा नहीं बढ़ रही, कीमत बढ़ गई तो मात्रा कम नहीं हो रही, मांग मात्रा क्या है? यथावत। तो आपको आपका वक्र पूछा गया है, अपन दोनों अक्षों को जानते हैं, आपका y अक्ष आ जाएगा, x अक्ष आ जाएगा, तो ये आपका मांग वक्र आ रहा है, ये क्या आ जाएगा बच्चों? ओ वाई अक्ष के समांतर, या इसे क्या बोल सकते हैं? लंबवत, या क्या बोल सकते हैं? उदग्र, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा पूर्णतः बेरोजगार में ओ वाई अक्ष के समांतर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो न्यूमेरिकल आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझने की आवश्यकता है ना। किसी वस्तु के 10 रुपए होने पर 100 इकाइयों की मांग की जाती है। अब देखो, है ना, आपको एक तरफ प्राइस दे रखा है और एक तरफ आपको क्वांटिटी दे रखी है। ये दे रखा है 10 रुपए के होने पर अपन 60 इकाइयों की मांग करते हैं, यानी कि कीमत 10 रुपए, हम 60 इकाइयों की मांग करें, और कीमत के 15 रुपए हो जाने पर, यानी कि आपकी प्राइस बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो मांग मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी? 15 रुपए हो जाने पर 40 इकाइयों की मांग की जाती है। सीधी सी बात है, कीमत बढ़ रही तो मांग मात्रा में, यानी कि आपको क्या करना है? मांग की लोच ज्ञात करना। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आ गया, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, सूत्र को दिमाग में रखना है बच्चों। ये आ जाएगा अपना जो सूत्र आ रहा है वो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वन अपॉन क्यू वन। अब डेल्टा क्यू, है ना, डेल्टा क्यू यानी कि क्यू में कितना परिवर्तन आ रहा है? तो 60 से बढ़कर, 60 से में परिवर्तित होकर वो 40 हो जाता है, यानी कि बाद वाली मात्रा में से पहले वाली मात्रा को घटाना है, तो -20 होगा। माइनस में आंसर आएंगे, इन दोनों में से एक मान सदैव माइनस आएगा। संख्यात्मक मान देखें तो आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कीमत में परिवर्तन देखें तो 15 में से 10 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं P1 अपॉन Q1, तो P1 कितना दे रखा है आपको? ये आपका P1 है, ये आपका Q1, तो इंटू P1 अपॉन Q1, ये आ रहा है आपका 3 बार, 5 से कट जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2 बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि 0.67। ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये आ रहा है 0.67। ठीक है, अब देखा है न्यूमेरिकल बहुत इजी है, केवल सूत्र से आ रहा है। एक सूत्र याद रखना है बेटा, एक सूत्र ये याद रखना है, और एक सूत्र याद आपको रखना है, ऊपर मांग मात्रा या पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, बेटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इतना इजी है। तो न्यूमेरिकल को देखकर परेशान नहीं हुए, और इन क्वेश्चनों के ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए और हम थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो बच्चों ये चैप्टर हमें बहुत इजी लगने लग जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस दे रखा है सेकंड ग्रेड में, स्पेशली अगर देखा जाए तो मांग और पूर्ति के अलावा सारे आगे के जो चैप्टर है बच्चों में थ्योरेटिकल है ना, वो हो सकता है सभी बच्चे सही करें। आप अगर ये वाला पोर्शन अगर छोड़ देंगे तो ये समझना कि आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इसलिए इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखें, एक बार आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आप आपके प्रतियोगी से, है ना, कहीं आगे निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन को आपको नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से इसका प्रयास करना है। पिछले जो 3 वीडियो थे उसमें सारी अवधारणाओं को बहुत ध्यान से समझाया गया है, और उसके बाद हम ये 25 क्वेश्चन का जो अभ्यास किया, इससे बहुत सारा क्लियर हो गया कि हम इस चैप्टर को अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से करना है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। सारी चीजों को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ोगे। मुझे उम्मीद है ये वाला चैप्टर
ये वाला जो अपना सेक्शन था मांग पूर्ति और इनकी जो लोचारी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ का दिक्कत है और क्या क्या चीज मेंशन करनी है। धन्यवाद।